नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, इस चैनल पर मैं हमेशा नई नई कहानी को लेकर के आता हूँ आप लोगों के लिए। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कहानी मैं इस चैनल पर लेके आऊँ, और वो भी अनसुनी हुई कहानी, जो आप आज तक इस कहानी ऐसी कहानी को आप सुने ना हो। मेरी कोशिश तो यही रहती है, मैं भूत प्रेत से संबंधित इस चैनल पर कहानियाँ डालता रहता हूँ। कुछ कहानियाँ जो होती है आप लोग मुझे भेजते हैं, और कुछ कहानियाँ जो होती है अन्य सोर्सों से मुझे मिलती रहती है। आज एक ऐसी ही बहुत ही मज़ेदार कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, जिसमें आपको डर भी लगेगा और आनंद भी आएगा। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी है सौरभ की भेजी हुई। सौरभ अपने ममेरे भाई के साथ में हरियाणा के एक शहर गुरुग्राम में नौकरी करते थे। दोनों भाई जो सौरभ थे ना, उनके जो ममेरे भाई थे उनका नाम था धनंजय, और उनसे उम्र में 2-3 साल बड़े थे। वो शादीशुदा भी थे, लेकिन जो सौरभ जी थे ना, अभी कुंवारे थे। दोनों में बड़ा फर्क था। जो धनंजय थे ना, वो भूत प्रेत ऐसी शक्तियों से बहुत डरते थे। रात में जब अंधेरा हो जाता था ना, वो अकेले घर से बाहर निकलने में सुखचाते थे। लेकिन सौरभ की बात ही अलग थी। धनंजय नॉन वेज की तरफ देखते नहीं थे, ना उनको ड्रिंक वगैरह ऐसी कुछ नशा की आदत थी। लेकिन इसका उलट था सौरभ। सौरभ जो थे नॉन वेज भी खाते थे, ड्रिंक भी करते थे, मतलब परहेज कोई नहीं था। लेकिन साथ साथ रहते थे एक ही फ्लैट में। एक फ्लैट उन्होंने किराए पर लिया हुआ था, उसमें 2 कमरे थे। एक कमरे में सौरभ अपना अड्डा जमा के रहते थे, और दूसरे कमरे में धनंजय। कभी कभी उनकी जो पत्नी वो भी आ जाती थी। कुछ महीना, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन बिता करके फिर अपना गांव लौट जाती थी, जहां पर धनंजय के परिवार रहता था। लेकिन उस टाइम घर में खाना बनता था। लेकिन उसके बाद जाने के बाद ना तो सौरभ खाना बनाने जानते थे और ना धनंजय। होटलबाजी चलती रहती थी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस कहानी को शुरुआत करते हैं सौरभ के ही शब्दों के द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये साल 2007 की है, जब मैं अपने मेरे के भाई के साथ, जिनका नाम था धनंजय, मैं उस फ्लैट में रहा करता था। फ्लैट में कोई दोस्त नहीं था, उसमें कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं था। अगर होता तो उससे पहले भी हमें जानकारी मिल जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जो मेरे भाई थे ना, उनको हमेशा वहम लगा रहता था। रात को कभी लाइट चली जाती थी ना, तो परेशान हो जाते थे, चिल्लाने लगते थे, अरे सौरभ, कुछ इंतजाम कर भाई, मोमबत्ती वगैरह जला ले, अंधेरे से मुझे डर लगता है। मैं जानता था उनका नेचर का। डरपोक किस्म के इंसान थे। जहां अंधेरा होता था वो अपना डरना शुरू कर देते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि कभी भूत प्रेत को उन्होंने देखा था। डर किसी न किसी को, इंसान का ऐसा होता है जो भूत प्रेत के नाम से ही डर जाता है। अगर वो देख ले तो ना जाने उसके साथ में क्या हो जाए। अब वो रात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। हम दोनों, सौरभ मेरा नाम और मेरे भाई का नाम धनंजय, दोनों हम अलग अलग कंपनी में काम करते थे। सबका टाइम अलग अलग था। कभी धनंजय जल्दी आ जाते थे, कभी मैं आ जाता था, लेकिन खाना पीना सबका अलग अलग होता था। धनंजय अपने लिए खाना लेके आते थे, उनको नॉन वेज से परहेज था, लेकिन मुझे परहेज नहीं था। मैं तो नॉन वेज बड़े चाव से खाता था, और ऊपर से मैं बिना ड्रिंक किए तो मैं रात को सोता नहीं था। ये तो आदत मुझे लग चुकी थी। मैं बड़ा खुश रहता था, जो भी था मुझे कोई परवाह नहीं होती थी। अब मैं उस घटना पर आता हूँ। आज जब मैं अपनी कंपनी से छूटता हूँ, रात का टाइम लगभग 10, साढ़े 10 का वक्त था। मैं अपने यार दोस्तों से मिलते हुए अब जाके घर पर, अब रात में सोना ही था। धनंजय आज लेट आने वाले थे, तो उनके लिए मुझे इंतज़ार भी करना था। जहाँ पर वो आ करके मुझसे मिलते थे, मेरे पास में बाइक थी, और सबसे बड़ी बात थी कि धनंजय को बाइक भी चलाना नहीं आता था। जहाँ पर उनको कंपनी की गाड़ी छोड़ती थी,
वहाँ पर एक होटल था, ढाबा था। मैं उनका वहीं इंतज़ार किया करता था उनके आने के टाइम तक। आखिर मैं फ्लैट में जा करूँगा क्या, बाहर थोड़ा हवा पानी अच्छी लगती रहती है, लोग बाग सड़क पर आते जाते रहते हैं, अच्छा लगता है। अब मैं वहीं से खाना लेता था अपने लिए नॉन वेज का, और जो धनंजय भाई साहब थे उनके लिए भेज कर। मैं इंतज़ार कर रहा था। मैं इंतज़ार करते करते जब वक्त हो गया धनंजय के आने का, मैं घड़ी देख रहा हूँ, अभी धनंजय का आता पता नहीं, अब कहाँ चले गए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं होटल वाले से अपने लिए खाना पैक करा लिया था, बाकी सामान तो मेरे पास में बैग में हमेशा रहता था, जिसका जुगाड़ मैं रात को ड्रिंक वगैरह करता था तो मेरे पास में रहता था, उसकी परवाह नहीं थी। लेकिन धनंजय नहीं आते हैं, मुझे चिंता होती है, आखिर धनंजय कहाँ रह गए। मैं रोड पर आकर के घूमने लगता हूँ, बाइक में रोड के किनारे खड़ा कर रखा था। अब मैं ढाबा से जब खाना पैक करा कर कि चलो अब धनंजय आने वाले होंगे और हम दोनों भाई चल पड़ेंगे, आते ही जब मैं बाइक के पास में जाता हूँ ना, तब देखता हूँ एक औरत जो मेरे से उम्र से लगभग 4-5 साल 6 साल बड़ी होगी, कुछ साधारण कपड़े पहने हुए रोड के किनारे तेजी से आ रही थी, जा रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। उसकी आंखें हर तरफ नज़ारा देख रही थी, जैसा मैंने देखा था, बेचैन थी, घबराई हुई थी। जब मैं अपने बाइक के पास जाता हूँ धनंजय का इंतज़ार करते हुए कि अब आने वाले होंगे, आज तो कुछ लेट हो गया। जैसे मैं बाइक के पास पहुँचता हूँ वो औरत आ जाती है। जब पास आती है ना तो मुझे कुछ खुशबू सा ऐसा महसूस होता है। साधारण से कपड़े पहन रखी थी, घबराई हुई लग रही थी, बाल खुले हुए थे, जैसे किसी का इंतज़ार था या कोई उसको अब लेने आने वाला था, ऐसे मुझे लग रहा था। क्योंकि वो तो मेन रोड था, अब कॉलोनी आसपास में दूर अब थी, वहाँ पर वो मेरे पास में आ गई। जैसे मेरे पास में आती है, खुशबू का एक झोंका मेरे नाकों में टकराया। मैं बोला नहीं भाई, अनजान महिला है, मैं क्यों बात करने जाऊं। अब मैं सच कहूँ ना, और तो लड़कियों से मुझे ज़्यादा कोई लगाव नहीं था, इंटरेस्ट रखता नहीं था, अपने काम से मतलब रखता था, खाना पीना यही मुझे शौक था। जब वो मेरे बाइक के पास आ जाती है, अब मुझसे बोलती है, मैं जब उसकी आवाज़ सुनता हूँ, आवाज़ थोड़ा सा अलग लग रही थी। आवाज़ में इसलिए नहीं पहचान पाया, थोड़ा अलग लग रही थी कि हो सकता है सर्दी खांसी का अब मौसम चल रहा था, शायद यही असर होगा। मैं आवाज़ में ज़्यादा चिंतित नहीं हुआ। लेकिन जब वो मेरी कॉलोनी का पता पूछने लगी, जहाँ हम रहते थे, फ्लैट में रहते थे, उसी जगह का पता पूछने लगी कि मुझे वहीं पर जाना है, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मैं काफ़ी देर से यहाँ पर भटक रही हूँ, क्या आप कॉलोनी का पता जानते हैं। मैं कहने लगा कि मैं तो उसी कॉलोनी में रहता हूँ, लेकिन मैं आपको छोड़ नहीं पाऊँगा, मेरा भाई आने वाला है, मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए मैं रास्ता बता देता हूँ, आज सीधा सड़क पकड़ लिए, इस टाइम तो कोई आपको साधन मिलेगा नहीं, कोई रिक्शा वगैरह मिलेगा नहीं, रात काफ़ी हो गई, ज़्यादा दूरी नहीं है, आप 10 मिनट पैदल कॉलोनी में पहुँच सकती हैं, वहाँ जा कर के आप जहाँ जाना है आप आराम से जा सकती हो। मेरी बात सुन कर के बाइक से हिली नहीं थी। शायद ये अनुभव कर रही थी कि मैं उसको बोलूँगा कि आप मेरे साथ में चलना, लेकिन मैं अकेला होता ना तो शायद मैं उसका मदद जरूर करता। लेकिन मैं अपने भाई का इंतज़ार कर रहा था। आज मैं जब देखता हूँ कि बस आके रुक गई है, मेरा भाई उतर रहा है, तब मैं उसकी तरफ से ध्यान हटा देता हूँ। मैं अपने भाई को आवाज़ लगाने लगता हूँ, जल्दी आओ, लेट हो रही है, लेट हो रही है। भाई भी आ जाता है। इसके बाद जब मैं आसपास में देखने लगता हूँ कि औरत कहाँ गई, अभी तो यहीं पर थी, इतनी जल्दी कहाँ चली गई। मैं ढाबे की तरफ देखता हूँ, वहाँ पर भी नहीं थी। मैं दूर दूर तक देखता हूँ तो उसका अता पता ही नहीं लगता है, इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है भाई। खैर अब धनंजय आ चुके थे, अब कहने लगे हाँ भाई आज कुछ लेट हो गया था, अब बस में भी दिक्कत हो गई थी तो इसीलिए लेट हुआ, चलो अब चलते हैं। मैं बाइक स्टार्ट कर देता हूँ। तब धनंजय कहते कि तू बार बार इधर उधर क्या देख रहा है। मैं वो बात बता दिया कि भाई साहब एक औरत थी साधारण कपड़े पहने हुए, आपकी उम्र की होगी लगभग, मैं ऐसे ही अंदाजे से बोला। वो हमारे कॉलोनी का एड्रेस पूछ रही थी, मैंने बता दिया, लेकिन हमारे बाइक के पास में खड़ी थी, शायद वो समझ रही थी कि मैं उसको लेके छोड़ दूंगा। लेकिन आप आने वाले थे ना, जब आपकी बस आकर रुकती है तो मैं आपकी तरफ देखने लगता हूँ, तब वो गायब हो जाती है। जैसे ही मैं ये बात बोलता हूँ ना,
धनंजय भाई की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। कैसी थी देखने में, कैसी थी, कोई भूत प्रेत तो नहीं थी। अब उनकी घबराहट से तो मैं हंस पड़ा था। मैं कहने लगा, भाई साहब आपको हमेशा भूत प्रेत ही नजर आता रहता है। अरे साधारण सी औरत थी, शायद वो कहीं चली गई होगी, या मैं बताया था रास्ता, उस रास्ते से आगे चली गई हो। अब आगे गई होगी तो हमें तो मिल ही जाएगी। मेरे भाई साहब कहने लगे, अरे सौरभ उस रास्ते से मत चल, जैसा तू बता रहा है ना, वो कोई चुड़ैल होगी, कोई चुड़ैल होगी, तेरे पास में आई थी। अब मैं कहने लगा, हाँ मेरे पास में आई थी। जब आई थी तो खुशबू का झोंका भी मेरे नाकों में महसूस हुआ था, जैसे परफ्यूम लगा रखी हो। अब भाई साहब का तो हालत और ख़राब हो गई थी। कहने लगे, देख रात ज़्यादा हो चुकी है, ऐसा कर अगली वाली रोड से चलेंगे, इस रोड से नहीं जाएंगे। बड़े डरपोक किस्म के इंसान थे। अब मैं कहने लगा, जब मैं आपके साथ में हूँ तो आप क्यों डर रहे हो? मैं तो कभी भूत प्रेत से घबराता नहीं, ना डरता हूँ, और ना आज तक मैंने कभी देखा था। लेकिन मैं लाख उनको समझाता रहा, और वो कहने लगे, ना इस रास्ते से तो बिल्कुल हम नहीं जाएंगे, अगला रास्ता ले ले। अगला रास्ता कि मतलब थोड़ा टाइम और लगना। मैं उनके हट के आगे हार गया था। मैं जिस रास्ते से जाना चाहता था उस रास्ता से नहीं गया। अगर मैं उस रास्ते से जाता तो शायद वो औरत जाती हुई दिखाई दे देती। लेकिन भाई साहब के हट के आगे मुझे दूसरा रास्ता लेना पड़ा। अपने कॉलोनी में आते हैं, अपने फ्लैट में जाते हैं, वही विषय पर वो लगातार बात कर रहे थे। सौरभ देखने में कैसी थी, उसके पैर तूने देखा था? मैं हंस पड़ा। कहने लगे, भाई साहब अब यही मेरा पास काम रह गया कि मैं औरतों का पैर देखूं, उसके हाथों की अंगुलियां देखूं कि उसके अंगुलियों के नाखून बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे हैं, पैर उसके उल्टे हैं कि सीधे हैं। मैं ऐसे ही उनको टालता रहा, लेकिन बहुत घबराए हुए थे। मैं कहने लगा, घबराओ मत, कुछ नहीं, भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आप तो हमेशा उल्टी उल्टी बात सोचते रहती हो। भाभी सही कहती है, भाभी भी उनसे बहुत चिड़ी रहती थी, भूत प्रेत से घबराते रहते थे। तो मुझसे कहती थी कि भाई साहब इसका भी कुछ इलाज कराओ, मजाक मजाक में। मैं कहता हूँ, जाओ अपने कमरे में, खाना मैं लेके आ चुका हूँ, खाना खाओ, अगर डर लग रहा है तो मेरे पास में आ जाओ, एक ही कमरे में हम सोएंगे। तब अपने कमरे में चले जाते। मैं भी अपना फ्रेश हो करके अब मैं खाना खोल लिया, पैकेट खोल लिया, ड्रिंक अपना लगाते हुए खाना खाते हुए। कब खाना ख़त्म हुआ इसके बाद तो मुझे खुमारी आ जाती थी, नींद आंखों में चढ़ जाती थी। जैसे ही 2-4 पैग अंदर जाता था मुझे तो नींद कस कर के आती थी। मैं अपने बिस्तर पकड़ लेता हूँ। इसके बाद क्या होता है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन जब सुबह आँख खुलती है, मैं 7 बज गया था, मैं उठता हूँ। इस वक्त तो धनंजय भाई साहब उठ करके तैयार हो जाते थे, नहा धो करके पूजा पाठ करते थे, लेकिन आज बिस्तर छोड़ क्यों नहीं रहे? मैं उनके कमरे में जाता हूँ, दरवाज़ा खुला था, लेकिन फिर भी मैं नॉक करता था। अतः कुछ बोलते नहीं है तो मैं दरवाज़ा धक्का देता हूँ, खुल जाता है। मैं देखता हूँ अभी तक बिस्तर पर पड़े हुए चादर ओढ़ करके। मैं उनको आवाज़ देता हूँ, धनंजय भाई साहब हुआ क्या, अभी तक आप क्यों सो रहे हो? तैयार हो जाओ, ऑफिस वगैरह नहीं जाना है। लेकिन वो सुगबुगा नहीं रहे थे, बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। मुझे लगने लगा कि मैं ड्रिंक करता हूँ मैं, और अभी तक ये नींद के मजे ले रहे हैं, ये बात क्या है? जब मैं उनके पास जाता हूँ, कान में बोलता हूँ, तब वो कुनमुनाते हैं। चादर मैं हटाता हूँ, तब देखता हूँ उनका चेहरा तो लाल हुआ पड़ा है। जैसे बुखार से इंसान तपने लगता है तो चेहरा हल्का गुलाबी रंग का हो जाता है, ऐसे उनका चेहरा हुआ पड़ा था। नींद से जाग जाते हैं, लेकिन आँख खोलने की कोशिश करते हैं, आँख खुलती नहीं है, घबराए हुए लग रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि बात क्या है? आप रात में तो बिल्कुल स्वस्थ थे, कोई बुखार उखार नहीं था, अब बुखार कैसे आ गया आपको? कहने लगे, वही चुड़ैल थी, इस घर में आ चुकी है। अब मैं उनकी बात को सीरियस लेता नहीं था। मैं कहने लगा कि आपको दवा की ज़रूरत है, दवा मेरे पास में है, अब मैं आपको देता हूँ, आप फ्रेश तो होइए। लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे बिस्तर कभी छोड़ेंगे नहीं। मैं ज़बरदस्ती उनको उठाता हूँ। वाकई में उनका शरीर गर्म था, भट्टी की तरह तप रहा था। लेकिन मैं भी उनको नाश्ता पानी देता हूँ और इसके बाद दवा खिलाता हूँ, और तब जाके थोड़ा सा उनको राहत मिलती है।
अब मैं भी एक दोस्त के पास जाने वाला था, ऐसे चक्कर में मैं रुक गया। मेरी तो ड्यूटी थोड़ा अभी लंबा टाइम था जाने में। मैं एक दोस्त के पास मिलने के लिए जाना था, लेकिन सब कार्यक्रम रद्द हो गया धनंजय भाई साहब के कारण। जब पूरी तरह से बुखार उतर जाता है तब मैं उनके पास में था। पूछता हूँ कि आप, उस टाइम जब मैं आपको उठा रहा था तो कह रहे थे कि चुड़ैल आ गई है, इस घर में प्रवेश कर चुकी है, उसने मेरे साथ में ऐसा किया है। मैं कहता हूँ कि क्या हुआ था, अब आप मुझे बताओ। अब आपको बुखार नहीं है ना, आप बड़बड़ा रहे थे नींद में या बुखार की वजह से, अब समस्या क्या है, आप खुल के बताओ मुझसे। अथा वो डरे हुए दिख रहे थे, कह रहे थे कि सौरभ तू तो विश्वास करता नहीं है। मैं कहने लगा कि भूत प्रेत के नाम लोगे तो मैं थोड़ी विश्वास करूंगा। कहते हैं कि देख, मैं बाथरूम जाने के लिए उठा था, जैसे ही बाथरूम के ओर जा रहा था तो देखता हूँ कि तेरे दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। जैसा तू हुलिया बताया था उसी तरह का हुलिया, तेरा दरवाज़ा खुला हुआ था और वो अंदर झांक रही थी। मैं जब उसको पीछे से देखा तभी मैं समझ गया ये तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में तू जिक्र किया था। मेरा तो रोम रोम खड़ा हो गया था, मैं डर कर कांपने लगा था, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। तभी शायद चुड़ैल को शक हो गया कि उसको कोई देख रहा है। वो मेरी तरफ पलट के देखती है। अब मैं जब उसका चेहरा देखता हूँ तो जैसा तू बताया था वैसा ही था। फर्क ये था कि उसकी आंखें अंगार की तरह लग रही थी, बिल्कुल दहकती हुई लाल लाल जैसे दिखाई दे रही थी। मैं अंदर कमरे में भाग जाता हूँ। अंदर कमरे में जा कर के अब मैं सीधा चद्दर ओढ़ के सो जाता हूँ। इसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इसके बाद मैं जो भयानक भयानक सपना देखने शुरू कर देता हूँ। मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ। सुबह में आंख लगी थी तेरे कमरे में, अब वो झांक रही थी तो मुझे शक हुआ था कि शायद तेरे कमरे के अंदर में जाने वाली थी। तेरे साथ में कुछ हुआ नहीं क्या, तेरे कमरे में आई नहीं थी क्या? जैसे वो आश्चर्य से मेरी तरफ देख रहे थे, मुझसे बात कर रहे थे। उनकी बात सुन करके तो मुझे हंसी छूट गई थी। मैं कहने लगा भाई साहब, आप भूत प्रेत से भी बाहर निकलो, इसके अलावा भी संसार में बहुत कुछ चीज़ देखने के लिए बाकी है। आप जब देखो भूत प्रेत के पीछे पड़े रहते हैं, कब तक ये सब छोड़ोगे? भाभी सही कहती है, आपसे वो दुखी हो जाती है, तभी तो चली जाती है अपने गांव में, आपके साथ रहना पसंद नहीं करती है, यही सब कारण है। मैं उनको ताना मारने लगा था, लेकिन उनके आंखों से आंसू निकल रहा था। मेरा हाथ पकड़ लिए कहने लगे सौरभ, इस बार मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैंने उस औरत को तेरे कमरे में झांकते हुए देखा था और तब मैं डर गया था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कभी वो मेरे कसम नहीं खाते थे, हाथ पकड़ के कसम खा रहे थे, तो मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया। आज के साइंस के युग में भूत प्रेत नाम का कोई चीज़ होती है? मन तो नहीं मान रहा था कि मैं भूत प्रेत पर यकीन करूं, लेकिन उनके दिल रखने के लिए कहने लगा कि ठीक है, आपने बता दिया ना, मैं इस बारे में सोचूंगा। अब आपको कोई तकलीफ है? तब कहते कि नहीं, अब तो नहीं है, अब तो मैं अपने आप को स्वस्थ देख रहा हूँ, बुखार उतर चुका है। मैं कहता हूँ ऑफिस जाना है, या मैं कहता हूँ कि आज आराम कर लो आप, लेकिन कहते ना ना ना, तू भी चला जाएगा तो मैं अकेले रहूँगा यहाँ पर। नहीं बाबा नहीं, मैं जानता था कि आप वो डरे हुए हैं, अकेले तो दिन में भी नहीं रहेंगे, रात तो दूर की बात है। आप कहते हैं कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे वहाँ तक छोड़ देना। मैं हमेशा उनको लेके जाता था, अगर मेरे टाइम पर चलते थे। अगर मेरे टाइम से पहले निकलना होता तो वो पैदल ही चले जाते थे, ज़्यादा दूरी नहीं थी, 10 मिनट का रास्ता था। आराम से घूमते हुए उस मोड़ तक चले जाते थे, ढाबा पर, जहाँ से उनको बस लेके जाती थी। कभी कभी मेरे साथ में निकल जाते, जब मेरे पास में जब एक ही टाइम होता था ऑफिस का। मैं कहता हूँ अगर ऑफिस चलना है तो मैं कुछ देर के बाद मैं निकलूँगा, अब तो सारा आपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मैं एक दोस्त के पास जाने वाला था, लेकिन अब सब कुछ रद्द हो गया, तो मैं इतने बजे निकलूँगा, अगर आपको ऑफिस चलना है तो तैयार हो जाना, तब तक मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मैं अपने बिस्तर पर आ जाता हूँ, उनकी बात को सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ। वो कभी मेरा कसम नहीं खाते थे, आज पहली बार मेरा हाथ पकड़ कर कसम खाते हैं। कहते हैं सौरभ, मैंने अपनी आंखों से देखा था उस औरत को, जिस तरह से तुमने हुलिया बताया था ना, सेम वही लग रही थी, बस फर्क था आंखों का, चेहरा मोहरा सब कुछ वही था, बस उसकी आंख जो थी अंगार की तरह दिखाई दे रही थी। मैं उस
औरत के बारे में सोचने लगा। आखिर वहाँ पर मैं कुछ देर पहले उससे बातचीत किया था, कॉलोनी का रास्ता भी बताया था। आज जब धनंजय भाई का बस आती है, मैं उधर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ और तब तक वो गायब हो जाती है। मैं चारों तरफ देखता हूँ तो मेरे मन में संशय तो उठने लगा था, होने लगा था। शरीर में एक झुरझुरी से आने लगी थी। ये कैसे हो सकता है? वो हमारे घर में क्यों आएगी भाई? मैंने कॉलोनी का पता बता दिया था, जहाँ जाना था उसको अब चली जाए। मैं अभी तक अब सोच नहीं पाया था कि वो हमारे घर का पता कैसे जानती है। मैं मान लेता हूँ कि चुड़ैल है, तो उसको कैसे मालूम कि हमारा घर यहाँ पर है, हम ऊपर वाला मंजिल में रहते हैं। मैं यही सब चीज़ सोचता रहा था। कब नींद आ गई और कब मैं सो जाता हूँ कुछ पता नहीं लगता। दोपहर के टाइम में आज जब आ जाते हैं धनंजय भाई साहब, अरे अब उठेगा नहीं, ऑफिस नहीं जाना है, और तब मेरी आँख खुलती है। उस दौरान में जो सपना दिन में देखा था, मैं उस सपने में खो गया था। मैं देखता हूँ कि वही औरत मेरे कमरे के अंदर में एक स्टूल पर बैठी हुई दिखाई दे रही थी। सपने की बात बता रहा हूँ। वो मेरी तरफ देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। अब मैं उसको कई सवाल पूछ रहा था कि तुम कौन हो? धनंजय भाई साहब कह रहे थे कि तुम चुड़ैल हो। क्या तुम चुड़ैल हो? जब मैं बोलता था तो वो मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी आंखें मुझे लाल नजर नहीं आ रही थी। साधारण सी दिखने वाली आंखें जैसे होती इंसान की, वैसी नजर आ रही थी। मेरे हर सवाल पर जवाब नहीं देती थी, बस मुस्कुरा देती थी। और तब तक धनंजय भाई आकर के मुझे उठा देते। वही सब दिमाग में मेरे को छप चुका था। अब मैं कहूँ ना कि मैं धनंजय भाई को देख रहा हूँ और घड़ी का टाइम देख रहा हूँ। वो मुझे कह रहे थे कि चलना नहीं है ऑफिस क्या? और तब मैं कहता हूँ हाँ हाँ चलते हैं ना, बस मैं तैयार होता हूँ। मैं उनको अब बाइक पर बिठाता हूँ और कहता हूँ धनंजय भाई साहब एक बात बोलूँ आपसे? कहते हाँ बोल बोल। मैं कहने लगा कि देखो, आज तक मैंने कभी भूत प्रेत का सपना तक नहीं देखा। देखा होगा लेकिन मुझे ध्यान नहीं आता। लेकिन उस लड़की को आज मैं सपना देखा जो मैंने कल बाइक के पास में खड़ी दिखाई दी थी, आज जो कॉलोनी का पता पूछ रही थी। आपकी नज़र में क्या वो चुड़ैल हो सकती है? आपने तो देखा था उसको अपनी नज़र से रात को मेरे दरवाजे में झांकते हुए, तो क्या आपको लगता है कि वो कोई चुड़ैल है? दिन के टाइम में कहते हैं धनंजय भाई साहब क्या हुआ, तूने कोई देखा था कि रात में? दिन में देखा, रात में देखा? मैं कहने लगा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले जब आप मुझे उठा रहे थे ना, तो मैं उसी को सपने में देख रहा था। एक स्टूल पर बैठी हुई मुझे नज़र आ रही थी। अब मैं उससे कई सवाल पूछ रहा था कि तुम वाकई में चुड़ैल हो जैसा मेरे धनंजय भाई साहब कह रहे हैं। और तब वो मुस्कुरा रही थी। लेकिन आपने जैसी आंखें बताया, उसकी आंखें वैसी नहीं थी, एक साधारण इंसान की तरह थी। तो धनंजय भाई साहब ये क्या हो सकता है? धनंजय भाई साहब का तो होश उड़ चुके थे। कहने लगे कि देख सौरभ, मैं कहता था ना वो चुड़ैल थी, तेरे सपने में आ गई ना। वो उस रात को तेरे पास में आई थी। मैं खुद देखा था अपनी आंखों से। मैं अभी भी भूत प्रेत से बहुत दूर रहता था, लेकिन जो मैंने दिन में सपना देखा था ना, तब मैं थोड़ा सा उसमें खो गया था। ये कैसे हो सकता है? शायद मैं चिंतन मंथन किया था ना, धनंजय भाई साहब अब उसी बारे में चर्चा कर रहे थे, मेरे दिमाग में बैठ गया होगा। भूत प्रेत में मैं यकीन करता ही नहीं था। वो तो दिल रखने के लिए धनंजय भाई साहब को मैंने बोल दिया था कि ठीक है, मैं अपने कंपनी आ जाता हूँ, और वो अपनी बस पर सवार होकर के अपनी कंपनी चले जाते हैं। रात को हम दोनों उसी जगह पर इकट्ठा होने वाले थे। पहले मैं आ जाता हूँ। मैं आने के बाद जहाँ अपने बाइक खड़ा करता था, बाइक खड़ा करके और ढाबा के पास चला जाता हूँ। आज थोड़ा सा मुझे अलग अनुभव हो रहा था। कुछ दिल में घबराहट, कुछ बेचैनी सी, मन व्यथित लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोने रोने का मन कर रहा हूँ। मुझे लगा कि अब क्या करना चाहिए। धनंजय भाई साहब का इंतज़ार करना चाहिए। मुझे लगा कि अगर मैं नहीं लेके जाऊंगा फिर उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अभी ताज़ा वो चुड़ैल की बात का चर्चा हो रहा है, वो और डर जाएंगे। मैं उसी जगह पर ढाबे पर इंतज़ार करने लगता हूँ। अपने लिए खाना का ऑर्डर दे देता हूँ धनंजय भाई साहब का, और खाना रेडी भी हो चुका था। बस एक इशारे की जरूरत थी कि वो पैक कर देते। अब मैं जब पलट के देखता हूँ बाइक की तरफ, वही औरत बाइक के पास में खड़ी नजर आती है। जैसी नजर आती है ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। सीधा भागता हूँ और बाइक के पास जब तक पहुँचता हूँ,
एक सेकंड के लिए मेरी आंखें जो थी ना वो बिचल गई थी। यूं कहा कि मैं ढाबे वाले ने आवाज़ दे दी कि भाई साहब खाना पैक करना है कि नहीं करना है, आप भागते जा रहे हो। अब मैं पलट करके जवाब देता हूँ कि अब अभी आ रहा हूँ। बस इतना ही सेकंडों का बस फिसलन हुआ था। आज जब इसके बाद देखता हूँ तो बाइक के पास में वो औरत ही नहीं है। सच कहूँ ना, पहली बार मुझे कुछ अलग अनुभव हुआ था। मुझे लग रहा था कि धनंजय भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं क्या। अभी भी मैं 100% नहीं था कि वो औरत जो मुझे अभी दिखाई दी थी क्यों दिखाई दी थी या इसके बाद में क्यों गायब हो गई। मैं बाइक के पास में जाता हूँ, अब मैं चारों तरफ निगाहें डालता हूँ लेकिन वो नज़र नहीं आती है। अब मैं कहूँ ना कि समय भी हो चुका था धनंजय भाई साहब का बस आने का, तो मैं उधर देखने लगता हूँ, लेकिन दिल की धड़कन मेरी पड़ी हुई थी। मैं भूत प्रेत को मानने वाला इंसान नहीं था, लेकिन जब दिन के टाइम में सपना देखता हूँ उसी औरत का, अब फिर रात के टाइम में वही औरत बाइक के पास में खड़ी नज़र आती है। अब मैं जब जाता हूँ तो गायब हो जाती है। तो इंसान कैसा भी हो सोचने पर मजबूर हो जाता है। मैं भी मजबूर हो गया था कि कहीं धनंजय भाई साहब सही तो नहीं कह रहे, मैं गलत हूँ और वो सही हो। बस आ जाती है धनंजय भाई साहब को मैं आवाज़ देता हूँ, खाने वाले को मैं बोल देता हूँ कि भाई अब पैक कर दो, अब हम लोग रेडी हैं जाने के लिए। खाना पैक करा के हम अपने थैले में रख लेते हैं और धनंजय भाई साहब को बिठा लेते हैं। मैं उसी रास्ते से जाना चाहता था जिस रास्ते से कल वो लड़की गई थी। मेरी नज़र में धनंजय भाई साहब आज भी मुझे परेशान कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से चुड़ैल गई थी। मैं कहने लगा अब तो चुड़ैल आपकी नज़र में हमारे घर तक पहुंच गई है, तो घर से कैसे भगाओगे। चुप हो गए थे, लेकिन जैसे ही मैं अब उस रास्ते पर मोड़ने लगा तो फिर कहने नहीं नहीं, इस रास्ते से नहीं, उस रास्ते से चल। मजबूरन मुझे रास्ता बदलना पड़ा। जब अपने घर पहुंच जाते हैं, खाना पीना हम खाते हैं, मैं अपना ड्रिंक तो करता था। ड्रिंक करते करते मैं उस लड़की के बारे में, उस औरत के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया था। आखिर भूत प्रेत आज भी होते हैं क्या? ये तो किस्से कहानियाँ में हुआ करते थे, मैं मानता तो नहीं था। खाना खत्म हो चुका था, ड्रिंक खत्म हो चुका था और तभी धनंजय भाई साहब आ जाते हैं। कहते हैं सौरभ तू बुरा तो नहीं मानेगा। मैं कहने लगा कि अब क्या बुरा मानना, क्या हो गया। कहते हैं मैं आज तेरे साथ में सो जाऊं। मैं कहने लगा बिल्कुल सो जाओ, लेकिन आपको दारू का बदबू आती है ना, मैं जब सांस लेता हूँ आपको अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं आज मैं देख लूँगा, लेकिन अकेले मुझे डर लग रहा है। तो क्या कहता है मैं सो जाऊँ यहीं पर? मैं कहता हूँ ऐसा करो, आप मेरे पलंग पर सो जाओ, अब मेरे पास में दूसरा बिस्तर भी है, मैं नीचे बिछा लूँगा और तब आप चैन से सो पाओगे। कहते हैं हाँ ये सही रहेगा, ये सही रहेगा। मैं जानता था वो डरे हुए थे, इसीलिए अपने कमरे में सो नहीं रहे थे। उनको लग रहा था कि आज रात भी चुड़ैल आने वाली है, इसलिए वो ज़्यादा घबराए हुए थे, लेकिन सो नहीं कर रहे थे। मैं बिस्तर लगा लेता हूँ और वो अपना मेरे वाले बिस्तर पर पलंग पर सो जाते हैं। कुछ देर हम लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन जब फिर उस औरत को चर्चा करते हैं तो मैं उनको डांट देता हूँ कि भाई साहब देखो, भूत प्रेत के हमेशा बात करना अच्छा नहीं होता है। मैं इन चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ विचार दिमाग में रह जाते हैं। इसलिए मैं दिन के टाइम में सपना देखा था उसी औरत का। अब मैं सच कहूँ, आज भी मैं उस औरत को देखा था। मेरे दिमाग का ये बहम था, अगर होती तो मुझे ज़रूर दिखाई देती। जैसे ही बोलता हूँ ना, मैं नशे में बोल चुका था, मुझे बोलना नहीं चाहिए था रात के टाइम में। अब तो भाई साहब और डर गए थे। मैं देख रहा था उनका बदन जो था ना कांपने लगा था। सच कह रहा है, सच कह रहा है। मैं कहने लगा हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आज भी मैं उस औरत को देखा था अपने बाइक के पास में, लेकिन जैसे ही मैं भागते हुए जाता हूँ मेरा ध्यान एक सेकंड के लिए इधर उधर हो जाता है और फिर वो गायब हो जाती है। आप तो धनंजय भाई साहब जो आराम कर रहे थे उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं सौरभ मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मुझे शक है कि वो चुड़ैल तेरे कमरे में ज़रूर है, इस वक्त भी है। मैं उनको रोकता रह गया। अरे मैं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था, लेकिन मजाक नहीं हकीकत था, मेरे मुंह से निकल गया था। मैं बताने वाला नहीं था, लेकिन ड्रिंक कर लिया था ना तो अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं लाख कोशिश करता हूँ कि नहीं नहीं आप सो जाओ, यही सो जाओ, लेकिन वो रुकते नहीं है।
अपने कमरे में जा कर के कभी वो कुंडी उंडी नहीं लगाया करते थे, लेकिन आज अंदर से कुंडी उंडी लगा करके अब सोए थे कि नहीं सोए थे मुझे नहीं पता। जब उनके जाने के बाद फिर मैं अपने पलंग पर आकर के लेट जाता हूँ। अब मैं ड्रिंक किया हुआ था, कुछ देर तो मैं सोचता विचारता हूँ, अब कब मुझे नींद आ जाती है मुझे पता ही नहीं लगता है। जब कुछ एहसास होता है ना तो मुझे नींद खुल जाती है। जब नींद खुल जाती है ना तो मैं देखता हूँ कमरे में अंधेरा हुआ पड़ा है। क्या मतलब, बिजली चली गई है? इतना कमरे में अंधेरा कैसा है? शायद बिजली चली गई है। बगल में कौन है भाई? मुझे लगा कि धनंजय भाई साहब होंगे, फिर आ गए होंगे, शायद उनको डर लगा होगा, अब मेरे बगल में आके लेट गए होंगे। अब मैं जब उनका एक तरह से देखने की कोशिश करता हूँ अंधेरे में, अब आंखों से देख नहीं सकता, अब मैं उन पर सर पर हाथे फेरने लगता हूँ कि धनंजय हैं। और जब उनकी मुझे पकड़ में नहीं आती है, एक सपाट सा चेहरा, और इसके बाद मैं समझ जाता हूँ, अरे ये तो औरत का जिस्म है, ये तो औरत का जिस्म है, धनंजय भाई साहब तो है नहीं। सच कहूँ ना, उस पल मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हुई थी। मेरे शरीर से पसीना निकलना शुरू हो गया था, अंधेरा हुआ था। मैं दोबारा चेक करता हूँ और तभी जैसे ही मैं उसके सर पर हाथ रखता हूँ कि मैं एक बार और टटोल कर देखूँ धनंजय है क्या, मैं 2-3 बार आवाज़ दे दिया, धनंजय भाई साहब आप हो क्या, आप हो क्या। लेकिन जब कोई आवाज़ नहीं आता है तब मैं फिर अपना हाथ उनके चेहरे पर फेरने लगता हूँ और उसी टाइम वो हाथ मेरे को पकड़ लेता है, मेरे हाथ को। एक खिलखिलाहट मुझे सुनाई देती है और इसके बाद अंधेरा तो था, अब फिर मुझे कुछ याद नहीं है कि मेरे साथ में अब हुआ क्या। जब मेरी आँख खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है। मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं एकदम दंग रह जाता हूँ। मेरे जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। मैं कभी ऐसा सोता ही नहीं था, चाहे मैं कितना ड्रिंक कर लूँ। ये आज मेरे साथ में हुआ क्या है? रात की बात याद आती है। अब मैं तो कहूँ ना कि कांप जाता हूँ। जल्दी जल्दी कपड़े पहनता हूँ और बगल के कमरे में जाता हूँ जहाँ पर धनंजय भाई साहब सो रहे थे। अभी भी दरवाज़ा बंद था, सुबह का टाइम हो चुका था, लेकिन शायद वो रात भर जगे होंगे और जब सुबह हुई होगी और तब उनकी नींद आई होगी। मैं दरवाज़ा पीटने लगता हूँ काफ़ी देर तक और तब जाकर के अंदर से दरवाज़ा खुलता है। मैं देखता हूँ कि आंखें उनके लाल हुई पड़ी है। मैं तो खुद हैरान था, खुद परेशान था। मैं कहता हूँ कि आप मेरे पास में कमरे में आए थे सोने के लिए दोबारा? कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आया था, मैं नहीं आया था। बात क्या हुई सौरभ, बात क्या है? मैं कहता हूँ बात तो बड़ा मुश्किल वाला है। मैं बताना नहीं चाहता था कि फिर डर जाएंगे, लेकिन मैं अब छुपाऊँ तो कैसे छुपाऊँ। मैं कहता हूँ मैं आपको कुछ बताऊँगा, लेकिन आप डरना मत। कहते हैं क्या बात है सौरभ, कुछ तेरे साथ में हुआ है क्या? अब मैं कहता हूँ हुआ है, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। कहते हैं मैं समझ जाऊँगा, तू बात तो बोल। इसके बाद मैं रात की घटना बताता हूँ कि देखो, मैं आपके जाने के बाद मैं आराम से सो जाता हूँ, कुछ देर में मुझे नींद आ जाती है। और जब मुझे कुछ एहसास होता है कि मेरे बगल में शायद आप आके सो गए हो, और तब मैं अपने आँख खोलता हूँ। आँख खोलता हूँ तो कमरा पूरा अंधेरे में भरा होता है, कुछ भी सूझता नहीं है, ना दिखाई देता है। शायद बिजली चली गई थी। अगले पल मुझे लगा कि आप मेरे बगल में आके सो गए होंगे, आप डरे हुए थे। तो मैं आपके आवाज़ देता हूँ नाम लेके कि आप हो, लेकिन आप जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हो, और तब मुझे लगा कि आपके चेहरे को टटोल कर देखूं, आप ही हो या फिर और कोई है। ये मैंने अनजाने में किया था। तब मुझे मालूम पड़ा कि मैं जिसके चेहरे पर हाथ फेर रहा हूँ वो आप तो हो ही नहीं सकते, वो तो कोई लड़की का जिस्म था। मैं घबरा गया था। इसके बाद मैं दोबारा जब हाथ फेरने लगता हूँ कि एक बार मैं और टटोल लूँ कन्फर्म करने के लिए, तभी एक हाथ मेरा हाथ को पकड़ लेता है। खिलखिलाहट की हंसी सुनाई पड़ती है। वो हंसी लड़की की थी। उस आवाज़ को मैं पहले सुन चुका था, अजीब सी आवाज़ थी। इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं। जब मुझे होश आता है तो सुबह हो चुकी है। अब मैं अपने जिस्म पर देखता हूँ तो एक भी कपड़ा नहीं है। जैसे मैं ये बात बोलता हूँ ना, अब पसीना मुझे निकलना चाहिए था और निकल रहा था धनंजय भाई साहब का। पसीने से लटपट हो गए थे, आंखों का रंग बदल रहा था, डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था।
हाँ, मैं कहता हूँ धनंजय भाई साहब, आप तो भूत प्रेत के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हो मेरे से, तो ये सब क्या हो सकता है? धनंजय भाई साहब मेरा चेहरा देखते रहते हैं। जब काफ़ी देर तक उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, तब मैं पूछता हूँ कि न धनंजय भाई साहब, कुछ तो बताओ, ये मामला क्या था? क्या हुआ था मेरे साथ में? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। मैं तो ज़्यादा ड्रिंक करके सो जाता हूँ, तब भी मेरे शरीर पर कपड़े रहते हैं, मौजूद रहते हैं। आज ये पहली बार है। आपकी नज़र में ये क्या हो सकता है? धनंजय भाई साहब तो बोलना बहुत चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, इतना डरे हुए दिखाई दे रहे थे। मैं तो उनका चेहरा देख रहा था, लेकिन उनका बदन भी कांप रहा था। आखिरकार मैं ही उठता हूँ, पानी ले आता हूँ, पानी देता हूँ पीने के लिए। पानी पीते हैं तब थोड़ा वो शांत नज़र आते हैं। फिर मैं पूछता हूँ कि आप बताओ, ये सब क्या चल रहा है इस घर में? तब वो पहली बार बोलते हैं, हमें ये घर को छोड़ना पड़ेगा, हमें इस घर को छोड़ना पड़ेगा। मैं कहने लगा, ये क्या पागलपन की बात कर रहे हो? अरे बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर घर मिलता है, और हम घर छोड़ के किसके पास रहने के लिए जाएंगे? ये कोई सवाल का जवाब नहीं हुआ। अब बताओ हमें करना क्या चाहिए? काफ़ी देर तक उनका दिमाग अब जैसे अपने आप को लगा रहे हो, और तब जाके बोलते हैं, हमें किसी तांत्रिक के पास चलना चाहिए, हमें किसी तांत्रिक के पास चलना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। मैं देख रहा था कि जो बोल रहे थे ना, उनकी बात में सच्चाई लग रही थी, लेकिन अभी भी मुझे अंदेशा था कि शायद मैं ड्रिंक में किए हुए था, नशे में था, कहीं मैं ही अपना शरीर पर कपड़ा तो नहीं उतार दिया था। मैं यही सब अभी तक महसूस कर रहा था। मैं भूत प्रेत को आज तक अपनी नज़रों से देखा नहीं था, लेकिन जब ये घटना होने लगती है ना, तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ, ये सब चल क्या रहा है? मैं भी मान जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि कोई आप जानते हैं तांत्रिक का पता वगैरह? तब कहते हैं, हाँ, मैं एक बार गया था, जब वो भयानक भयानक सपना मुझे आ रहा था, तब मैं तांत्रिक बाबा के पास में गया था। उन्होंने मुझे ताबीज़ दिया था, ताबीज़ पहना था तो सपना गायब हो गया था। इसके बाद मुझे ताबीज़ की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हम उन्हीं के पास चलेंगे, हम उन्हीं के पास चलेंगे। आखिरकार हम तैयार होते हैं, फिर बाइक पर बिठाता हूँ। अब तो काम का नुकसान ही हो गया था। हम और वो मतलब धनंजय भाई साहब और मैं बाइक पर सवार होकर के उस तांत्रिक बाबा की तरफ, उनके घर की तरफ हम चल पड़ते हैं। जब वहाँ जाते हैं जहाँ पर वो रहा करते थे, तो पता लगता है कोई और जगह पर वो चले गए हैं, यहाँ से मकान खाली कर गए हैं। अब दूसरी कॉलोनी में जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वो मुझे मिल पाते हैं, हम दोनों को। धनंजय भाई साहब तो उनको जानते थे, अब उनके आगे हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं ये मेरा भाई है, इसके साथ में ऐसा घटना घट रहा है। मुझे कहते हैं, सौरभ तू बता, तू अपने जो कुछ देखा है, जो तेरे साथ महसूस हुआ है, सब कुछ बाबा जी को बता दे। बाबा जी मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं एक एक चीज़ को जवाब सही सही देता हूँ। वो पूछते हैं कि घटना की शुरुआत कहाँ से हुआ। तब मैं उस जगह का जहाँ ढाबा था, जहाँ हम खाना लेते थे, अब मैं धनंजय भाई साहब का इंतज़ार करता था, वहीं से मैं जो देखा था अब सब कुछ बताना शुरू किया। तब कहते हैं कि जब उस रात जो तुमने महसूस किया था सोते हुए, जब कमरा अंधेरा था, तब तुम उनका चेहरा तो देख नहीं पाए होगे, तो तुम्हें कैसे अंदाज़ा लगा कि वही है? मैं कहने लगा, देखिए धनंजय भाई साहब, मर्द का जिस्म अलग होता है, इनकी तो मूछें हैं, लेकिन उसकी मूछ नहीं थी। और कुछ ऐसा भी एहसास हुआ जो औरतों को होता है, तो मैं तो घबरा गया था। मैं डर गया था कि मेरे बगल में औरत कहाँ से आ गई। जब दोबारा मैं उसको फिर से अब एक तरह से जांचने की कोशिश करता हूँ, तो वो मेरा हाथ पकड़ लेती है। वही खिलखिलाहट वाली हंसी और आवाज़ मेरे को सुनी सुनी लग रही थी, जैसे उस रात मैंने बात किया था, वैसे ही बिल्कुल आवाज़ थी। बाबा जी मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं, अब तुम्हारे बारे में सोचूंगा, लेकिन आज नहीं। आज मैं तुमको कोई चीज़ देता हूँ, आज तुम ये चीज़ लेके जाना, डरना नहीं। आज जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही तुम करना। कल नहा धो करके फ्रेश होकर के अब मेरे पास में आना, आज तब मैं तुम्हें अच्छी तरह से जांच करूँगा, आज नहीं। अब जो धनंजय भाई साहब थे वो तो हाथ जोड़ रहे थे कि बाबा जी कल क्यों, जो करना है आज ही कीजिए। तब कहते, नहीं, हर चीज़ का एक नियम होता है, हम नियम से बंधे हुए हैं लोग हैं, हम नियम को कभी तोड़ते नहीं हैं। मैंने बोला ना कि कल आना है तो कल आना है, लेकिन आज डरने का नहीं। मैं ऐसा कुछ चीज़ देता हूँ
जो तुम्हारी सुरक्षा करेगा। मुझे एक ताबीज़ देते हैं और कहते हैं कि अपने गले में अब लगा लो। बड़ा ऑड सा लग रहा था ताबीज़। मैं कहने लगा, बाबा जी अगर गले में ना लगाऊं, अपने जेब में रख लूं, अपना आसपास में शरीर के पास कहीं पर रखूं, पर्स में रख लूं। तब कहते हैं तुम्हारी मर्जी, रख सकते हो, लेकिन कल आना है नहा धो करके। टाइम भी बताते हैं और कहते हैं तब तक मैं ध्यान में रहूँगा और इसके बाद मेरा ध्यान टूटेगा और तुम लोग तभी मिलना। समय निश्चित हो गया हम मिलने के लिए और इसके बाद हम लोग लौट जाते हैं। अब तो काम पर मामला ही ख़त्म हो चुका था, अब तो आज जाना ही नहीं था। अब कल भी लग रहा था कि हम जा नहीं पाएंगे। कंपनी में फ़ोन वगैरह करके सब सूचना दे दी जाती है। अब हम बता नहीं पाते कि हमारे साथ में क्या चल रहा है। तबीयत का बहाना, तबीयत खराब चल रही है। रात होती है, मैं और धनंजय भाई साहब मेरे कमरे में बैठे थे। मैं तो अपना ड्रिंक कर रहा था और धनंजय भाई साहब को ऑफर कर रहा था कि आप भी डरे हुए हो, एक आध पैग लगा लो, देखना जादू हो जाएगा, फिर आपका सारा जो डर है ना बाहर निकल आएगा। धनंजय भाई साहब, मैं कितना भी प्रेस करता था कि एक घूंट ले लो, लेकिन कभी भी छूते नहीं थे। नियम के पक्के वाले इंसान थे, ना तो नॉनवेज की तरफ देखते थे और ना दारू की तरफ। पराई लड़की तो बहुत दूर रहा करते थे। अब मुझे भी कोई लड़की में इंटरेस्ट नहीं था। रात होती है, खाना वाना हम खाते हैं एक साथ में बैठ करके और मैं ड्रिंक करता हूँ। इसके बाद मैं कहता हूँ कि आप अपने कमरे में चले जाओ, क्या पता वो चुड़ैल आ जाएगी और फिर आप डर जाओगे। आप धनंजय भाई साहब कहते कि नहीं, आज मैं तेरे साथ ही रहूँगा, तू इस पलंग पर सो और मैं नीचे सोऊंगा। आज उनके अंदर मैं इतना हिम्मत देखता हूँ तो मुझे अब आश्चर्य तो होना ही था। मैं कहता हूँ अगर चुड़ैल आ गई तब आप क्या करोगे? तब कहते हैं बाबा ने मुझे भी एक ताबीज़ दिया है, ताबीज़ मेरे पास में है, मैं डरूंगा नहीं। मैं उनकी हिम्मत की दाद दे रहा था। जब इंसान के पास में ऐसी कुछ शक्ति आ जाती है तब वो डर भगा ही देता है, चाहे झूठ मूठ के क्यों ना हो। आखिरकार जो धनंजय भाई साहब इतना डरा करते थे और उस रात बिल्कुल उनके चेहरे पर मैं डर नहीं देख रहा था। हम दोनों सो जाते हैं। मैं तो जल्दी नींद में चला गया था क्योंकि मैं ड्रिंक करता था, लेकिन धनंजय भाई साहब काफ़ी देर तक जागते रहे थे। जरा सा भी आहट होता था ना तो उनके कान खड़े हो जाते थे। वो ताबीज़ अपने हाथ में मुट्ठी में लेकर के सोए हुए थे, ताबीज़ को और जोर से पकड़ लेते थे। वैसे तो मेरे पास भी ताबीज़ था, लेकिन मेरे पैंट की जेब में पर्स में रखा हुआ था। मुझे बड़ा ऑड लग रहा था। मैं इसलिए अब कहूँ क्या, मैं अभी भी इन शक्तियों को मानने वाला नहीं था। ये तो धनंजय भाई साहब थे कि मैं उस तांत्रिक के पास में चला गया था। मैं साइंस का विद्यार्थी रह चुका था और साइंस कभी नहीं कहता है कि भूत प्रेत नाम का कोई चीज़ होती है। लेकिन आज जो रात में हमारे साथ घट रहा था ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। धनंजय भाई साहब जरा सी आहट होते ही चौंक जाते थे, आसपास देखते थे, कभी मेरी तरफ देखते थे कि मैं सही सलामत हूं ना। डर तो था उनको, लेकिन डर वो ताबीज़ की वजह से आज उन पर असर नहीं कर रहा था, जैसे उनके हाथ में कोई शक्ति लग गई हो। रात काफ़ी हो जाती है, आधी रात हो जाती है और तब उनको एक बार में झपकी आ जाती है। जैसे झपकी आती है और फिर उनको एहसास होता है कि कमरे में कोई आ चुका है। आँख खोलते हैं तो उसी औरत को देखते हैं जो पिछली रात को जो औरत को देखे थे, जिसके डर करके भाग गए थे, उनको बुखार भी चढ़ गया था। वही औरत उनके कमरे में, हमारे कमरे में दरवाजे के पास में खड़ी नजर आती है। घूर घूर करके धनंजय भाई साहब को देखती है। अब उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल नजर आ रही है, धनंजय भाई साहब को डरा रही है अपनी आंखों से। और धनंजय भाई साहब डर भी चुके थे, लेकिन अगले पल उनको याद आता है कि मेरे पास में तो बाबा जी का दिया हुआ शक्ति है, ताबीज है, ये ताबीज तो मेरी रक्षा करेगा। उस औरत से उलझ जाते हैं, कहते हैं देख इस घर को छोड़ के चला जा, देख इस घर में तुझे अब यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में शक्ति है, हमें बाबा जी ने दिया हुआ है। तभी औरत खिलखिला के हंसती है। धनंजय भाई साहब की हालत खराब हो गई थी और वो रुकती नहीं है। पहले तो धनंजय भाई साहब के पास में आती है और जैसे धनंजय भाई साहब के पास में आती है, धनंजय भाई साहब तो अपना होश खो चुके थे। उनको लगा कि अब तो मुझे छोड़ेगी नहीं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं करती है, सीधा मेरे पास में आती है। अब मैं नींद में होता हूँ और वही रात में जो खेल मेरे साथ में घटा था वही सब
फिर से शुरू हो जाता है। कमरे की लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है। अब मैं फिर कहूँ ना कि वही जो रात में, पिछली रात में हुआ था, आप धनंजय भाई साहब को आज लगता हूँ कि आप आगे हो, आप पलंग पर आगे हो, लेकिन जब जवाब नहीं देते हैं तो फिर मैं सोच में पड़ जाता हूँ। मैं चेहरे पर हाथ डालता हूँ तो मूछ थी ही नहीं, बिल्कुल सपाचर था। और तभी मेरे में मन में शक हो जाता है। अब ऐसा शक होता है कि मैं उठ जाता हूँ, लेकिन मुझे उठने नहीं देती है। ऐसे मेरे सीने पर सवार हो जाती है। अब मैं तो बुरी तरह से फंस चुका था। मुझे लगा कि हाँ, ये शक्ति है। मुझे यकीन होने लगा कि मैं इन शक्तियों को मानता नहीं था, लेकिन ये शक्ति जरूर है। मैं धनंजय भाई साहब को आवाज़ लगा रहा हूँ कि आप कहाँ हो, कहाँ हो, आप मेरी मदद करो, मदद करो। लेकिन वो खिलखिला रही थी, वो इसी आवाज़ में बोल रही थी कि वो तेरा कुछ भी मदद नहीं करेगा, वो तेरा कुछ भी नहीं करेगा, वो तो खुद बेहोश हुआ पड़ा है। और अगले पल ना जाने मेरे साथ में क्या करती है कि मैं भी बेहोश हो जाता हूँ। चेतना जैसे मेरी चली जाती है। और जब सुबह मेरी आँख खुलती है ना, मैं फिर अपने आप को उसी रूप में पाता हूँ। शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं है। धनंजय भाई साहब सांस ले रहे थे, मतलब जिंदा थे। शायद वो नींद में थे या बेहोश थे। मैं जल्दी जल्दी उठ करके अपने कपड़े अब पहनता हूँ। और इसके बाद धनंजय भाई साहब को उठाता हूँ तो उनकी आँख खुल जाती। वो एकदम हड़बड़ाहट उठते हैं। कहाँ है, कहाँ है? वो रात में आई थी, रात में आई थी, मैं तेरे से कर रहा था ना, वो चुड़ैल है, उसी रूप में वो मुझे मारने आ रही थी। मैं सब समझ गया था। पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि मैं गलत हूँ और धनंजय भाई साहब बिल्कुल सही हैं। चुड़ैल होती है। और तभी तो ये सब मेरे साथ में चल रहा था। मैं कहता हूँ आप घबराओ मत, बाबा जी ने बुलाया था ना, हम लोग को तैयार होना चाहिए और जल्दी से बाबा जी के पास चलना चाहिए। आखिरकार हम पहुँचते हैं वहाँ पर। बाबा जी अपने जो साधना पूजा कर रहे थे उससे निपट चुके थे। हम दोनों जाते हैं। आप फिर कहते हैं कि रात में कुछ हुआ क्या? और तब मैं कहता हूँ ताबीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा। धनंजय भी थे और कहने लगे कि मैं तू ताबीज मुट्ठी में बांधे हुआ था, पकड़े हुए था, और तब भी वो मेरे पास में आ गई थी। बाबा जी का चेहरा कुछ पल के लिए मैं देख रहा था, चेहरा का रंग बदल रहा था। आंखें बंद कर लिए थे। अब फिर कुछ देर के बाद आंखें खुलते हैं और कहते हैं मैं अब उसको समझ चुका हूँ, चिंता मत करो, आज के बाद वो तुम्हारे घर के आसपास, तुम्हारे शरीर के आसपास भी नहीं मंडरा सकती। मैं ऐसा उपाय कर दूंगा। आप फिर अपना अनुष्ठान शुरू कर देते हैं। कुछ धुआं मेरे शरीर को पहुंचाते हैं, कुछ लेप मेरे माथे पर लगाते हैं, भभूत लगाते हैं, कुछ मंत्र का अब वो मैं प्रयोग करते हैं। सब कुछ करने में कम से कम 2.5 से 3 घंटा लग चुका था। और इसके बाद कहते हैं अब तुम बिल्कुल फिट हो, वो तुम्हें छू नहीं पाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ऐसी औरतों से रात में बोलचाल करना ठीक नहीं होता है, जो खास करके अकेले रहा करती है, अकेले रोड पर घूमती हुई नजर आती है। इन चीज़ों से तुम लोग दूर रहा करो। लेकिन तुम लोग नौजवान हो ना, तुम तो समझते हो कि भूत प्रेत रोड पर होती ही नहीं है। तुम तो नए जमाने के इंसान हो और तुम लोग तो बिल्कुल मानते ही नहीं हो। लेकिन देख लिया ना तुम्हारे साथ में क्या चल रहा है, 2 रात तुम्हारे साथ में क्या हुआ। अब तो तुम्हें याद रहेगा ना, पहली बार मुझे अब महसूस हुआ था कि धनंजय भाई साहब बिल्कुल सही थे। उनकी नज़र में भूत प्रेत होते हैं, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ था कि मैं मानता नहीं था। हम लोग बिल्कुल स्वस्थ थे, हमें कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद सही में बाबा जी ने जो कहा था वैसा ही हुआ था। वो चुड़ैल हमारे घर में दोबारा नहीं आई थी। लेकिन हम 3 महीने के बाद वो एरिया छोड़ चुके थे। हम दूसरी एरिया में आ चुके थे, जहाँ पर अब तो वो चुड़ैल से मतलब ही नहीं था। ना हम उस ढाबा पर जाते थे, ना इतना अब एक तरह से टाइम हमारा व्यतीत होता था। कंपनी के आसपास में हमने फ्लैट ले लिया था। अब तो पैदल ही हम बाइक की जरूरत नहीं होती थी, सीधा अपने घर पहुंच जाया करते थे। तो दोस्तों, ये थी सौरभ जी की भेजी हुई कहानी, उनकी अपनी आप बीती। कैसी लगी आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ना कल की रात एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।